Assalamu alaikum students, we are studying a course organic polymer and today our topic is coordination polymerization. First of all, we will discuss the definition of the coordination polymerization. It is a special type of polymerization that proceeds through the formation of monomer catalyst complex in the presence of organometallic compound. स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल किस्म की पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट में मोनोमर और कैटलिस्ट का एक कम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये जो कम्प्लेक्स बनता है इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है और वो कैटलिस्ट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है। ये एक कैटलिस्ट है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि हमारे पास कार्बन और मेटल का एक बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और मेटल का एक बॉन्ड हो और जो कार्बन है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा हो। ये दो कंडीशंस अगर हमारे पास पूरी होंगी तो वो कैटलिस्ट जोन है उसको हम ये कहने के काबिल होंगे कि ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। अब जो मेटल है इसके अंदर, एक तो हमने बात की कार्बन की, कार्बन के लिए क्या कंडीशन है कि वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा हो और जो मेटल है उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है कि मेटल शुड बी ट्रांजिशन मेटल, फॉर एग्जांपल मैंगनीज, टिन, निकल एट्सेट्रा। सो कौन कौन से कैटलिस्ट हो सकते हैं जिनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या कैटलिस्ट बोल सकते हैं, तो ये मैंने कुछ चंद यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला हमारे पास है गिलमन रिएजेंट जिसमें हमारे पास आर कोई भी हमारे पास ये अल्काइल पार्ट है, कोई भी कार्बन का पार्ट है। सेंटर में हमारे पास ये कॉपर के साथ लिंक्ड है और कॉपर हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल है और साथ में एक जो साथ में हमारे पास एक आर है, ग्रुप लगा हुआ है। अब और इसके आउटसाइड पे हमारे पास एक लिथियम आयन जुड़ा हुआ है, तो ये ओवरऑल हम इसको बोलते हैं ये गिलमन रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट है। सेकेंड हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड का जो बॉन्ड होता है इसमें R इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, Mg मैग्नीशियम इज़ अ ट्रांजिशन मेटल एंड X स्टैंड फॉर एनी हैलोजन। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, ग्रुप 2 से लिया गया है। सो थर्ड वन हमारे पास जो है फेरोसिन Fe और ये हमारे पास डाई अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, इसके दोनों तरफ जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5 ट्वाइस। तो ये हमारे पास तीन जो चंद एग्जांपल्स लिखी हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट अपना एक पॉलीमर बनाने के लिए, और जिसमें हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट यूज़ हो और प्रोडक्ट में हमारे पास मोनोमर और उस कैटलिस्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो इस तरह की एक स्पेशल टाइप जो पॉलीमराइजेशन की होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, हम इसके मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमें इसकी समझ आएगी कि ये किस तरह से मैकेनिज़्म वर्क करता है। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम पहला स्टेप देखते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में हमारे पास ये चीज़, हम जब इनिशिएशन स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें हमारे पास ये चीज़ सामने आएगी कि मोनोमर और कैटलिस्ट की कम्प्लेक्स फॉर्मेशन आखिर होती कैसे है। ठीक है भाई, हम यहाँ पे एक ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक जनरल ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट ले लिया, ये वाला, जिसमें RCH2 और MT स्टैंड फॉर, ये किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और CH2 जो इसके साथ लिंक्ड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है। तो ये CH2 और MT मेनली ये हमारी एक्टिव साइट है और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट। अब ये जो हमारे पास मेटल है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और CH2 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मेनली जो कार्बन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसी भी ट्रांजिशन मेटल से ज़्यादा होती है। कुछ चंद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी है वो 2.55 है। अब इसका कंपेयर करें हम चंद ट्रांजिशन मेटल के साथ, लाइक कॉपर है जो 1.9 है, हमारे पास टाइटेनियम है जो 1.54 पे लाई कर रही है, और निकल है जो 1.91।
मेनली क्या चीज़ देखने को नज़र आई कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपैरेटिवली टू अदर ट्रांजिशन मेटल्स ये ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट का रिएक्शन करवाएंगे एक मोनोमर के साथ, और हम यहाँ पे कौन सा मोनोमर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 कार्बन हैं, यानी प्रोपीन या प्रोपाइलीन मोनोमर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखें जो पाई बॉन्ड है इस CH2 CH के दरमियान जो हमारे पास मोनोमर है, ये पाई बॉन्ड इस मेटल के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करेगा और इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। अब देखिए हमारे पास ये R था CH2, ये मेनली RCH2 वैसे ही उसके साथ अटैच्ड है हमारे पास मेटल, और ये जो पाई बॉन्ड जो अपनी इस पोजीशन को छोड़ के CH2 मोनोमर का CH2 और जो हमारे पास मेटल है ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट का पार्ट, ये उनके दरमियान हमारे पास ये एक डॉटेड में हमें एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर इन दोनों के दरमियान शिफ्ट होगा तो रिमेनिंग जो पीछे हमारे पास कार्बन होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इस कैटलिस्ट को किस तरह से अरेंज किया, कैटलिस्ट और मोनोमर को देखें RCH2MT, ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट का पार्ट। फर्दर अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है मोनोमर के साथ CH2 CH और CH3। आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है। ये जो हमारे पास मोनोमर का CH है इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे पास कैटलिस्ट वाली CH2 है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से देखें ये एक कैटलिस्ट और मोनोमर इन दोनों की आपस में एक फॉर्मेशन हो रही है, ये एक कम्प्लेक्स बन रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कैटलिस्ट मोनोमर कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक इनिशिएशन है। अब हम इसको फर्दर ले जाते हैं इन सेकंड स्टेप। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या चीज़ होती है कि जो हमारे पास एक आगाज़ हो चुका है एक चेन का, वो फर्दर एक्सटेंड होती जानी है। तो प्रोपगेशन में हमारे पास क्या होगा, जब नए मोनोमर आएंगे और ये हमारे पास चेन जोन सी है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये लंबी होती जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, एक पॉलीमर बनता जाएगा। ठीक हो गया। मैं सेम यही जो हमारे पास कम्प्लेक्स बना था ऊपर इनिशिएशन स्टेप में, उसको मैंने उठा के प्रोपगेशन के आगाज़ में ला के रखा है। आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, अब नए मोनोमर ने आना है, और नए मोनोमर के आने से पहले ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स है इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग सबसे पहले वो टेक प्लेस होगी। ये रीअरेंज होगा, उसके बाद जो है नया मोनोमर वो आके अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली स्टेज में जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें अब जो हमारे पास जो मोनोमर का CH2 और मेटल के दरमियान बॉन्ड बना था, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये हमारे पास एक्टिव सेंटर भी है। जब भी अटैक होगा या एक्टिविटी होगी यहीं से बॉन्ड टूटेगा, हर दफ़ा मेटल और CH2 का बॉन्ड टूटेगा और नए मोनोमर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ये एक दूसरे से अवे जाते जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस, यानी ये पहले रीअरेंज होगा। तो अब देखिए रीअरेंज कैसे हो गया, CH2 का बॉन्ड बना ये सामने वाले CH के साथ, और उसके ऊपर लगा हुआ है CH3। ठीक हो गया। अब CH के साथ यहाँ पे एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और इस CH2 ने जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाया था। तो ये मेटल और CH2 जो कैटलिस्ट की फॉर्म में मेटल और CH2 थे, इनका बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे हमारे पास ये मेटल जोन सी है वो इस CH2 के साथ आके जुड़ गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमने क्या कहा था, CH2 और मेटल जोन सा ये एक एक्टिव सेंटर है। यहाँ पे आया अब नया मोनोमर, ये वाला मोनोमर जोन सा है ये भी बच्चों प्रोपाइलीन मोनोमर है। अब हमारे पास ये प्रोपाइलीन मोनोमर अगेन जो प्रोसेस हम पहले देख के हैं वो प्रोसेस रिपीट होगा। सेम इस एक्टिव सेंटर में देखें तो ये कार्बन जोन सा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी मेटल ट्रांजिशन मेटल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पाई बॉन्ड जोन सा है वो इस मेटल के ऊपर अटैक करेगा,
और यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करनी शुरू कर देगा, और इसके पीछे वाला जो ये वाला CH है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड जो सा वो यहाँ से सेपरेट आउट होगा, नीचे जाके फॉर्मिंग करेगा। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से कम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगी। ये वाली चेन बिल्कुल सेम, जहाँ पे चेंज आ रहा है जो हमारा एक्टिव सेंटर है CH2 और मेटल वाला एक्टिव सेंटर। देखें भाई, यहाँ से CH2 और मेटल है, ये पाई बॉन्ड उतरा, इधर मेटल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू हो गया, पीछे इसके कार्बन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस तरफ जो एक्टिव सेंटर कार्बन था इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब चूँकि मेटल और CH2 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी मुनासबत से इसका नाम भी हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं या रखते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये वाला एक प्रोडक्ट बन गया, कम्प्लेक्स बन गया, मोनोमर कैटालिस्ट प्रोडक्ट बन गया या एक कम्प्लेक्स बन गया, जो फर्दर यही जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा। क्या होगा, अब ये ख़ुद को रीअरेंज करेगा ताकि नए मोनोमर के आने के लिए ये एक एक्टिव सेंटर जनरेट कर सके। तो यूँ क्या होना है, ये CH2 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना है, इधर मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो सा नए मोनोमर का ये फर्दर अटैक करेगा और सेम प्रोसेस जो सा ये कंटिन्यू करेगा। ठीक हो गया। सो हमने कहा कि हमारे पास ये सेम प्रोसेस जो सा है ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन एंड मेटल बॉन्ड, ये एक्टिव सेंटर की प्रेजेंस की वजह से न्यू मोनोमर एडिड बिटवीन दिस सेंटर एंड चेन एक्सटेंडेड, और चेन जो सी है वो बढ़ती रहती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें भाई, हमारे पास फीचर्स क्या हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के। ये जो हमने ऊपर सारा स्टडी किया बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की बेसिकली जो डेफिनेशन थी उसको हमने प्रूव किया है कि किस तरह से हमारे पास एक मोनोमर कैटालिस्ट कम्प्लेक्स जनरेट होता है और एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जनरेट होता है। तो उस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया है। जब ये चीज़ मैकेनिज़्म समझ आ गया है तो अब कोई भी हमने मोनोमर लेना है और इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमने फर्दर कोई भी पॉलीमर को फॉर्म कर लेना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट है भाई फीचर्स जोन से हैं हमारे पास, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन हम टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसके कौन कौन से फ़ीचर हैं। तो इसके 3 फीचर्स हैं मेनली। सबसे पहला फ़ीचर है इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 में कैटालिसिस का टॉपिक पढ़ा होगा। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जिसमें कैटालिसिस जोन सा ये 2 टाइप्स का होता है। वन इज़ द होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड वन इज़ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज़ में हों तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। बट अगर हमारे पास रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जोन से हैं ये डिफरेंट फेज़ में हों तो इसको हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। भाई फेज़ क्या होती है, लाइक सॉलिड एक फ़ेज़ है, गैस है, लिक्विड एक फ़ेज़ है। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, प्रोडक्ट से हमें नहीं लेना देना, अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट हमारे पास सेम फेज़ में है, लाइक हमारा रिएक्टेंट भी सॉलिड स्टेट में है और जो कैटालिस्ट है वो भी सॉलिड स्टेट में है, दोनों सेम फेज़ में हैं, तो हम इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फेज़ में हो, कैटालिस्ट हमारा लिक्विड में हो, या हम कहें कैटालिस्ट हमारा लिक्विड सॉलिड स्टेट में हो और रिएक्टेंट जोन सा वो लिक्विड या सॉल्वेंट फेज़ में हो, तो ये हमारे पास जोन सा होता है ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। तो यहाँ पे इसको क्यों मैं प्रोलॉन्ग कर रही हूँ, ये एक MCQs के एस्पेक्ट से भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैटालिसिस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हेट्रोजीनियस से, फेज़ क्या होती है। ओके, तो ये पहला फीचर था कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का। द सेकेंड फीचर इज़ द पॉलीमर चेन इज़ पुश्ड अवे फ्रॉम सॉलिड कैटालिस्ट सरफेस। जी,
जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड फेज़ में है, और जो हमारा रिएक्टेंट है लाइक हम प्रोपाइलीन को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। हम जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मेटल है और ये CH2 मेनली, ये हमारे पास ये मेटल इधर भी ये चेन एक्सटेंड है और इस तरफ भी चेन एक्सटेंड है, दोनों तरफ। लेकिन हमारा कंसर्न किससे है, जो मेनली जो पार्ट एक्टिव सेंटर है जहाँ पे मोनोमर ऐड हो रहे हैं। तो आप देखें चेंजिंग क्या आएगी कि हमारे पास ये मेटल और CH2 का एक्टिव सेंटर बॉन्ड है। ऐसा क्या होता है कि जब भी मोनोमर आता है तो वो यहीं पे आके अटैक करता है इस मेटल और कार्बन के दरमियान। यहाँ पे क्यों करता है, हमने कहा था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू द मेटल, और कार्बन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पाई बॉन्ड मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखता है तो ये अटैक कर देता है। ये चीज़ हम पीछे मैकेनिज्म में देख के आए हैं। फर्दर बच्चों देखें, अगर हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है M1। अब M1 क्या है, ये स्टैंड फॉर कोई हमारे पास पहला मोनोमर आया, मोनोमर आएगा इस मेटल और CH2 एक्टिव सेंटर के दरमियान में आएगा। अब CH2 थोड़ा सा अवे चला गया, पुश्ड अवे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉलीमर चेन इज़ पुश्ड अवे, यहाँ से चेन बढ़ती जाती है। ये मोनोमर यहाँ पे ऐड हो गया। आप देखें जब पहला मोनोमर ऐड हुआ तो अब ये रहा मेटल, ये दोनों तरफ से चेन एक्सटेंड हो रही है, और यहाँ पे ये CH2 पार्ट, और दरमियान में क्या पहला मोनोमर ऐड हो गया। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास ये M2 दूसरा मोनोमर आएगा तो ये चेन और पुश्ड अवे हो जाएगी। तो मेटल के बाद मोनोमर 2, फिर मोनोमर 1, फिर CH2। तो देखें हमारे पास ये मेटल और ये CH2 ये एक दूसरे से चेन पुश्ड अवे दूर होती जा रही है और मोनोमर बीच में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये इसका सेकंड फीचर था। थर्ड फीचर कौन सा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का, वो क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर सॉल्वेंट एंड कैटालिस्ट वी कैन फॉर्म हाईली स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है बच्चों। जो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का, कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी का सॉल्वेंट ले लेते हैं, मर्ज़ी का कैटालिस्ट ले लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के पॉलीमर बना लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में। अब स्टीरियो रेगुलर क्या होता है, स्टीरियो रेगुलर मतलब ये, इसका मतलब यही है कि टेक्टिसिटी को हमने ऑलरेडी भी स्टडी किया है। टेक्टिसिटी बेसिकली ओरिएंटेशन होती है फंक्शनल ग्रुप की अराउंड द कार्बन बैकबोन चेन। तो जो टेक्टिसिटी होती है उसमें हमने 3 टाइप्स को अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ये एटेक्टिक भी हो सकती है, आइसोटेक्टिक भी हो सकती है, सिनडायोटेक्टिक भी हो सकती है। और ये इनमें वाज़े फ़र्क आपको बताया गया होता है। जो आइसो होता है, आइसोटेक्टिक यानी फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे होते हैं अलोंग द कार्बन चेन यानी अबव द प्लेन। सिनडियोटेक्टिक में क्या होता है, ये अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं। अगर एक फंक्शनल ग्रुप अबव द प्लेन है और दूसरा वाला जोन सा वो बिलो द प्लेन होता है। और एटेक्टिक जोन सा होता है, ये बेसिकली क्या है, ए का मतलब होता है नो और टेक्टिक का मतलब ऑर्डर यानी नो ऑर्डर। इसमें कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता, कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होता। मेनली अगर 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जोन से हैं वो अबव द प्लेन है, तीसरा जोन सा है वो बिलो द प्लेन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 या 3 अबव द प्लेन। एक ख़ास ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं पाया जाता ए टेक्टिक में। तो ये मेनली हमारे पास ये स्टीरियो रेगुलरिटी होती है। इसको हम फर्दर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द पॉलीमर में डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे फर्दर भी। हमने जस्ट पीछे डेफिनेशन के साथ इन डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। फर्दर हम इसके इलोंगेशन में इसके मज़ीद स्ट्रेंथन कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो टेक्टिसिटी जो है, ये जो हमने ऊपर बात की है कि हम मर्ज़ी का सॉल्वेंट और मर्ज़ी का कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, दिस प्रोवाइड द बेस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैटालिस्ट है। इसमें जिगलर और नाटा 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक कैटालिस्ट जनरेट किया था जिससे हम बड़े स्टीरियो रेगुलर टाइप के पॉलीमर जोन से हैं उसको हम बना सकते हैं मर्ज़ी के, और उन पॉलीमर को मर्ज़ी से बना के फिर हम उनको बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये जो मेनली ये वाला जो हमारा फ़ीचर था ना, ये थर्ड वाला फ़ीचर, इधर से एक नई चीज़ की एक्सटेंशन हुई है, एक नई बेस प्रोवाइड हुई है, और वो बेस किसकी है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट की। और अगर आपको ये पीछे वाला मैकेनिज़्म समझ आ गया तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि ये उसी तर्ज का एक कैटालिस्ट है और मैकेनिज़्म इसका मेनली सेम होता है। तो ये कैटालिस्ट जोन सा होता है, इसको हम
जिगलर नाटा कैटलिस्ट को कहाँ यूज़ करते हैं? तो दिस कैटलिस्ट इज़ यूज टू मेक अ सिंडियोटैक्टिक टाइप पॉलीमर। तो ये कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं सिंडियोटैक्टिक टाइप पॉलीमर बनाने के लिए। अब सिंडियोटैक्टिक टाइप पॉलीमर कौन से होते हैं भाई? जिसमें आल्टरनेट मैनर पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं एक कार्बन चेन या एक कार्बन स्केलेटन में, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। तो सिन का मतलब ही होता है अल्टरनेट मैनर में किसी भी फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना। सो स्टूडेंट्स, हमने ये आज देखा कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का टॉपिक, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या कैटलिस्ट क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं, हमने उसको अंडरस्टैंड किया। हमने ये देखा कि कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट हो सकते हैं, तो हमने उनको स्टडी किया। उसके बाद हमने इस मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि किस तरह से एक मोनोमर और मेटल जोन सा उसका कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि हमारे पास कि किस तरह से ये चेन पॉलीमर की जोन सी है ये एक्सटेंड होती है, और फिर इसके फ़ीचर्स को देखा और 3 बड़े इम्पॉर्टेंट हमने फ़ीचर्स देखे हैं, जिसमें हमने कैटालिसिस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि किस तरह से चेन, कहाँ से चेन मेनली एक्सटेंड होती है, और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो नया आने वाला मोनोमर है वो चेन में किस जगह पे ऐड होता है, क्या साइड पे टर्मिनल साइड पे अटैच हो जाता है या बीच में कहीं अटैच होता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है इसके बिहाइंड का। जो एक्टिव सेंटर होता है वहाँ पे मोनोमर ऐड होता जाता है और जो कार्बन है वो मेटल से दूर होता जाता है। तो हमारे पास फिर हमने इसका थर्ड फीचर देखा कि हम अपने मर्ज़ी के पॉलीमर बना सकते हैं, स्टीरियो रेगुलर टाइप के पॉलीमर जिनमें टैक्टिसिटी पाई जाती है, और यहाँ से एक बेस प्रोवाइड की थी। इसी बात ने, इसी कंसेप्ट ने जिगलर नाटा कैटलिस्ट की, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो सा ये यूज़ किया जाता है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर को बनाने के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक था, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। उम्मीद है आपने इसको समझा है और इसको अंडरस्टैंड किया है। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।